नवरात्रि यानी कि माँ दुर्गा का त्योहार और आप सभी देशवासियों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि यानी कि वो त्योहार जो बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसका हाल ही का उदाहरण ले लीजिए, जब भारतीय सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके एसोसिएट्स पे 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। इस खबर के फैलते ही पूरा देश जो है एक अलग जश्न में उठ गया और सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा था, वो यह था कि इज मोटा भाई बैक। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो गृह मंत्री हैं वो कहीं विदेश के दौरे पर गए थे और वहां से वापस आ गए हैं, ये पूछ रहे हैं लोग। जी नहीं, असल में पिछले कुछ समय से हम लोग अमित शाह का ये जो अग्रेशन है, इस तरीके से काम करने का वो जो तरीका है, हम लोग मिस कर रहे थे। परंतु जिस तरीके से उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उनके एसोसिएट्स पे बैन लगाया है, देखकर तो लग रहा है हमारे जो पुराने गृह मंत्री है ना, वो वापस आ गए हैं। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? पीएफआई को बैन करने से पहले उनके अलग अलग ठिकानों पर रेड्स पड़ी। एनआईए और ईडी का ये एक जॉइंट रेड था। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग ठिकानों पर पीएफआई के जोरदार रेड्स पड़ी। कई सारे दस्तावेज भी मिले, तो कई सारे इलीगल मनी भी मिली, बहुत कुछ मिला। और इसी के साथ साथ कई सारे पीएफआई के जो लीडर्स हैं उन सबको अरेस्ट भी किया गया। जब सुबह हुई और हर देशवासी जब उठे और जब न्यूज चैनल्स खोले, तो उनको पता चला कि किस तरीके से रात में पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर रेड्स पड़ी। और रेड्स भी ऐसी पड़ी कि अगर कोई केरला का जो लीडर है वो अरेस्ट होता, वो कर्नाटक वाले को पता नहीं चलता, और कर्नाटक वाला ये इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा वेस्ट बंगाल वाले को या फिर कहीं और पे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कई सारे राज्यों में रेड्स पड़े। इसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग चेयर किया गया अमित शाह और एनएसए अजीत डोवल का। उसके बाद फिर से रेड्स पड़ी और उसके कुछ दिन बाद ही पीएफआई और उनके एसोसिएट्स के ऊपर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। और पीएफआई को बैन करने के लिए गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। गैजेट नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आखिर क्यों पीएफआई को बैन किया गया। उसमें से जो मुख्य कारण है वो इस प्रकार है। गैजेट नोटिफिकेशन में यह लिखा हुआ है कि पीएफआई का जो है लिंक्स है टेररिस्ट वगैरह ग्रुप्स के साथ ही साथ वो भारत को जो इंटरनल पीस है, जो लॉ है वगैरह, उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम कर रही है। कहा जाता है कि जो एंटी सीए प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में 2020 में, और जो हिजाब प्रोटेस्ट हुआ था कर्नाटक में इसी साल, उन सब में पीएफआई और उनके एसोसिएट्स का एक बहुत बड़ा रोल था। साथ ही साथ कहा जाता है कि उनको बाहर से पैसे मिलते थे इन सब काम करने के लिए, और इसका ईडी जांच करेगी कि बाहर से जो पैसा आता था वो कहां से आता था और क्यों आता था। इन सबको ईडी देखने वाली है। साथ ही साथ फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन, ये एक कारण है जिसे पीएफआई को बैन किया गया है। अच्छा, यह भी कहा गया है नोटिफिकेशन में कि वो एक बैंड ग्रुप यानी कि सिमी का एक दूसरा वर्जन है। साथ ही साथ पीएफआई को बैन करने के पीछे एक और जो कारण है वो यह है कि उनके ऊपर कई सारे चार्जेस है मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर्स के। तो ये सब थे कई सारे मुख्य कारण कि क्यों पीएफआई और उनके एसोसिएट्स को बैन किया गया है। और इन सब को जो बैन किया गया है वह है ऑपरेशन ऑक्टोपस। परंतु अभी तक ऑपरेशन ऑक्टोपस का जो ब्रेन है उसको काटना अभी भी बाकी है, और वह है पीएफआई का जो पॉलिटिकल विंग है उसको, जो कि इलेक्शंस लड़ता है और उसको सिर्फ इलेक्शन कमीशन बैन कर सकती है। और आशा करते हैं कि भारतीय सरकार इलेक्शन कमीशन के साथ काम करेगी और पीएफआई का जो पॉलिटिकल विंग है उसको बैन जरूर से करेगी। जब पीएफआई के बैन के ऊपर बात चल ही रहा तो मैं जरा आपको बता दूं कि जो बैन है ये ऐसे ही नहीं किया गया है। इसके पहले की जो सरकार रही यानी यूपीए की सरकार, उन्होंने भी ये कहा था कि पीएफआई जो है भारत के लिए एक बड़ा ही डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है, भारत के इंटरनल पीस के लिए खतरा है। अब 2012 का ही बात ले लीजिए, जब केरला की सरकार ने केरला के हाईकोर्ट में ये माना था कि पीएफआई जो है वो एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। और अभी हाल ही में केरला हाईकोर्ट ने तो 5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है पीएफआई के ऊपर पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज करने के लिए। और देखिए, पीएफआई को ऐसे ही बैन नहीं किया गया है।
रिकमेंडेशंस भी आए हैं उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के गवर्नमेंट्स के कि पीएफआई को बैन किया जाए, और अब देखिए पीएफआई उनके एसोसिएट्स को बैन कर दिया गया। और इससे कहीं ना कहीं हमारे देश जो है इंटरनली और सिक्योर होगा। और ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि 2014 के बाद से हमारा देश इंटरनली बहुत सिक्योर हुआ है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखिएगा तो आपको हर थोड़े दिन में खबर आती थी कि यार देश के इस राज्य में ब्लास्ट हुआ है या फिर इस शहर में ब्लास्ट हुआ है, इतने लोग मारे गए वगैरह वगैरह। परंतु 2014 के बाद से सरकार सख्त हुई है और हमारे जो एजेंसीज हैं वो तेजी से काम कर रहे हैं, ताकि पीएफआई जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि भारत के इंटरनल पीस को डैमेज करना चाहते हैं, वो लोग कुछ ज़्यादा डैमेज वगैरह नहीं कर पाए। हमारी एजेंसीज दिन रात मेहनत कर रही है, काम कर रही है, ताकि हमारा जो देश है इंटरनली सुरक्षित रहे। बाहर के दुश्मन ऐसे तो हम लोग लड़ लेंगे, परंतु जब बात आती है अंदर के दुश्मनों से, उनसे लड़ना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, पीएफआई को बैन तो कर दिया, लेकिन इसके ऊपर भी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग ओपिनियंस आते हैं, अलग अलग कहना है सबके। किसी का कहना है कि यार आरएसएस को ही बैन कर दिया जाए, इन लोगों का एक अलग ही नैरेटिव चलता है। किसी का कहना है कि पीएफआई को जो बैन किया गया है वो एक साजिश है बीजेपी की, यह गलत किया है। मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि आखिर क्यों हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ये समझने में विफल रहते हैं कि देश को सामने रखा जाए, ना कि अपने पॉलिटिकल एजेंडाज को। और रही बात आरएसएस की, तो हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि आरएसएस ने किस तरीके से देश के लिए काम किया है, देश हित में। और देखिए, मैं आरएसएस के बारे में मैं जरा आपको एक लेटेस्ट उदाहरण दे दूं कि किस तरीके से वो देश हित में काम करती है। अभी आप हाल ही का एग्जाम्पल ले लीजिए, जब कोरोना काल चल रहा था तब किस तरीके से आरएसएस ने उन मजदूरों की हेल्प करी जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे थे, यानी कि अपने घर जा रहे थे। कई सारे माइग्रेंट लेबरर्स थे, उन लोगों को फूड वगैरह सप्लाई किया आरएसएस ने ही। कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया ताकि ये जो वर्कर्स वगैरह हैं इनको सुविधा मिले। जब ट्रेन से जा रहे थे तो पानी वानी का सप्लाई देखना, इन सब कामों में आरएसएस बहुत आगे रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पॉलिटिकल पार्टी से कि कृपया देश हित को आगे रखें, ना कि अपने पॉलिटिकल एजेंडाज को। और इस वीडियो को मैं समाप्त करूं उससे पहले मैं हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से एक्शन लिया पीएफआई के ऊपर, भले ही देर से ही सही लेकिन लिया जरूर। ये एक्शन बेहद जरूरत था और आशा करते हैं कि जो अमित शाह का जो हम लोग अभी रूप देखे हैं ये आगे भी देखने को मिले, क्योंकि हम सब ने देखा है कि किस तरीके से आर्टिकल 370 हटने के बाद, ट्रिपल तलाक को हटाने के बाद अमित शाह ने विरोधियों को करारा जवाब देते थे। परंतु पिछले कुछ समय से ये जो अग्रेशन है अमित शाह को बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। और रही बात उनके कामकाज करने के तरीके की, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि क्यों उन्होंने दिल्ली में जो दंगे हुए थे एंटी सीएए के प्रोटेस्ट के समय उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। क्यों 26 जनवरी 2021 में जब किसानों का जो प्रोटेस्ट जब लाल किला तक पहुंच गए तब उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया। तो ये कुछ सवाल है, सिर्फ मेरे नहीं, जनता के सवाल हैं ये तो। और आशा करते हैं कि इन सब मामलों में अमित शाह स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले। और मैं कोई प्रोटेस्ट वगैरह के खिलाफ नहीं हूँ, प्रोटेस्ट वगैरह हमेशा होने चाहिए, परंतु प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक होने चाहिए, ना कि इतना हिंसा विंसा करके। और प्रोटेस्ट के पीछे एक ठोस मुद्दा भी होना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये जो मेरा वीडियो है पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि क्या पीएफआई को बैन करना सही था या नहीं था। और मेरे इस पूरे वीडियो पे अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स आप ही का है, आपके ओपिनियन मैटर करते हैं। मिलता हूँ आप सभी के साथ अगली बार। टिल देन इट्स मी श्रेय साबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।